हेलो दोस्तों, टैक्स इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 10 बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कि कौन से बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। मार्क्स जो भी लाए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये 10 क्वेश्चन आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के ही किसी ना किसी लाइन से लिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं किसे क्या मार्क्स आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is known as option A catabolism, option B standing crop, option C humification, option D primary productivity. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is known as catabolism, standing crop, humification, primary productivity. तो इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट, हाउ मच पोर्शन ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे पार भी बोलते हैं, PAR, हाउ मच पोर्शन ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स। बताइए, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का कितना पोर्शन प्लांट कैप्चर करता है? 5 to 10%, 2 to 10%, 8 to 10%, 7 to 10%। जल्दी से बताइए सही जवाब। और आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के किसी ना किसी लाइन से ही बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 to 10%। सो 2 to 10% of the photosynthetically active radiation is captured by plants. Next, question number 3. Atmosphere of Earth just before the origin of life consisted of option A water vapor, CH4, NH3 and oxygen, carbon dioxide, NH3 and CH2, option C CH4, NH3, H2 and water vapor, ऑप्शन डी CH4, O3, O2 एंड वाटर वेपर। जल्दी से बताइए, एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और यहाँ पर CH2 है, CH4 दैट इज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, और ऑप्शन डी है मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। तो याद रखें कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा इसमें से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ऑप्शन बी एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। विच वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट? बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि अगर चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ा हो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जानिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देखते हैं जो इनमें से जो इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन का है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन रेटिना इज रेगुलेटेड बाय, द अमाउंट ऑफ लाइट that falls on retina is regulated by option A lens, option B cornea, option C iris, option D ciliary muscles। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? The amount of light that falls on retina is regulated by lens, cornea, iris और ciliary muscles। आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइरिस। यस, आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन रेटिना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है द मैक्सिमम
reabsorption of useful substances back into the blood from filtrate in a nephron occurs in. Maximum reabsorption of useful substances back into the blood from filtrate in a nephron occurs in. Option A, PCT, that is proximal convoluted tubule. B, loop of Henle. C, DCT, that means distal convoluted tubule. और D, collecting duct. बताइए मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है यूजफुल सब्सटेंसेस का ब्लड में फिल्ट्रेट से दोबारा कहाँ होता है, नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीसीटी। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, इस बात को बिल्कुल लर्न रखें। नेक्स्ट, विच टर्म डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट के लिए इनमें से कौन सा टर्म अप्लाई नहीं होता है? नॉट, है ना? तो यहाँ ये आप देखेंगे कि यहाँ जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पेसमेकर। ऑप्शन बी, फोर चैम्बर्ड। ऑप्शन सी, मायोजेनिक। ऑप्शन डी, न्यूरोजेनिक। विच टर्म डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट के लिए इनमें से कौन सा टर्म अप्लाई नहीं होता? पेसमेकर, फोर चैम्बर्ड, मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोजेनिक। हर्ट के लिए पेसमेकर यूज होता है, दैट इज एस नोड। फोर चैम्बर्ड हर्ट है, हम लोगों को पता है ह्यूमन का। मायोजेनिक, दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड। न्यूरोजेनिक जो है ये टर्म इस्तेमाल नहीं होता हर्ट के लिए। नेक्स्ट, पी वेव ऑफ ईसीजी अकर्स बिफोर दी। जरा देखिए, पी वेव जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ये कब होता है? ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, end of atrial contraction, beginning of atrial contraction और none of the above? जल्दी से बताइए, P wave of ECG occurs before the onset of ventricular contraction, end of atrial contraction, beginning of atrial contraction या none of the above? तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए एनसीईआरटी का हर डायग्राम, हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कुछ ऐसा आपका वेव रहता है, लाइक दैट, है ना? दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस वन इज आर, दिस वन इज एस एंड दिस वन इज टी। तो आपको पता है कि P जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। QRS that represent the depolarization of the ventricle, that is the contraction of the ventricle. Q represents the initiation of the contraction of the ventricle and T represents the repolarization of the ventricle, that means the resting stage जिसमें सारे के सारे नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। तो टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये याद रखें बिल्कुल एनसीईआरटी का। नेक्स्ट हम लोग याद रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट डैश इज कंसिडर्ड टॉक्सिक। जरा बताइए, कोई मिनरल आयन उसका अगर कंसंट्रेशन टिश्यू में उसके ड्राई मैटर से कितना कम हो जाए जिससे टॉक्सिक कंसिडर करने लग जाएगा। अब क्या देख रहे हो? एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई मैटर ऑफ टिश्यू बाय अबाउट डैश इज कंसिडर्ड टॉक्सिक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10%। तो एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई मैटर ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%। अगर ड्राई वेट जो है टिश्यू का 10% घट जा रहा है किसी मिनरल आयन के कंसंट्रेशन से, दैट मीन्स कि वो मिनरल आयन टॉक्सिक है। समझ में आया? एनी मिनरल आयन concentration in tissue that reduces the dry weight of tissue by about 10%। अगर किसी प्लांट के टिश्यू का ड्राई वेट 10% घट जा रहा है किसी मिनरल आयन के कंसंट्रेशन से, तो वो मिनरल आयन क्या होगा? टॉक्सिक होगा उस पौधे के लिए। तो ये जरूर याद रखें, 10% रिड्यूस होने से उसे टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है। Which one of the following is not considered as part of the endomembrane system? Last question, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which one of the following is not considered as part of the endomembrane system? Option A Golgi body, option B peroxisome, option C vacuole, option D lysosome.
तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इनमें से कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पर ऑक्सीजोम। याद रखें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट पर ऑक्सीजोम नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम all are the part of endomembrane system, but peroxisome is not the part of endomembrane system. I hope बच्चों आज के भी सारे दसों के दसों क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स आए हो आपके। खैर मार्क्स जो भी आए मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं और पढ़ाई करते रहे। लॉकडाउन में आपके पास भरपूर समय है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होगा ही होगा। एक पॉजिटिव होप के साथ हमें रहना होगा और जब भी एग्ज़ाम्स हो उसमें आप अच्छा कर सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।